सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस दैट इज पब्लिक फाइनेंस। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये जो टॉपिक है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर इकोनॉमिक्स। चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो, आई वुड से प्रीलिम्स में 2025 में देयर वर 2 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम दिस टॉपिक। एंड मेंस में बात करें तो मेंस में आप लोगों ने देखा होगा जो गवर्नमेंट बजटिंग पे क्वेश्चन आता है या जीएसटी पे क्वेश्चन आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ओनली। और आप देखोगे मेंस के सिलेबस में, GS3 सिलेबस में आप देखोगे दैट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, दैट इज गवर्नमेंट बजटिंग। अब वो जो गवर्नमेंट बजटिंग है गाइस, इट्स नथिंग बट वो पूरा पब्लिक फाइनेंस। And that makes this chapter a very important chapter from the UPSC, whether you call it from prelims perspective or from mains perspective. तो मैं बस यही चाहता हूं कि यार जो आप लोग हो, प्लीज एक बहुत ही अच्छा ज्यादा कंसंट्रेशन इस चैप्टर को दो, सो दैट ये चैप्टर अगर आपको कंसेप्चुअली समझ में आ जाए ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओ। Clear? So let me start this particular chapter. And in this public finance, the first we are going to talk about the fiscal policy. Now, what I mean with the fiscal policy? Fiscal policy. Policy means an action. Policy means an action or the effort or any initiative. Now, any action which is undertaken by the government in an economy, an action which is undertaken by the government, that all those actions, या वो सब policies, all those actions will come under the category known as fiscal policy. लेकिन इस फिस्कल पॉलिसी को समझने से पहले लेट मी आस्क यू गाइस, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, लेट मी आस्क फ्रॉम यू दैट व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी? व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी? क्या लगता है आपको? देखो, हम लोगों ने जब अपना पहला चैप्टर पढ़ा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखे। एंड अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, द कैपिटलिज्म, in that particular economic system, if you see, the role of the government is very little or almost no intervention is there by the government in an economy. The role of the government was mainly confined to making rules, maintenance of the law and order. That was the role of the government during the or at the time of capitalist economic system. But जब एक तरफ हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देखा तो दूसरी तरफ हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी देखा। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में हमने देखा दैट हाउ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अब सोचो, एक तरफ जब गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं इकोनॉमी में, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का रोल आपने इतना बढ़ा दिया। एक तरफ कुछ नहीं और दूसरी तरफ इतना बड़ा। These are two different economic systems. पढ़ चुके? So that's why I'm not going into detail about that. And how this role of government has changed over time, कैसे evolution हुआ है, ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपने गवर्नेंस से भी देखा होगा और मैंने अपने इकोनॉमी के पहले चैप्टर में भी बताया। क्लियर? बट वन थिंग इज क्लियर सर, आज जो हमारी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड सर, दे हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। एंड व्हेन आई से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम सर, सो देयर इज अ पब्लिक सेक्टर, देयर इज प्राइवेट सेक्टर। एंड सर, अगर पब्लिक सेक्टर है, इन शॉर्ट इट मींस दैट द गवर्नमेंट प्लेज सम रोल इन एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट प्लेज सम रोल इन एन इकोनॉमी। अब बात यही आती है सर, व्हाट रोल, what activities are undertaken? What I want you guys to think, give me some ideas, give me some activities which you think, oh, this is the activity which is undertaken by the government in an economy. Give me that. क्या आप लोग मुझे ये बता पाओगे that what role the government undertake in an economy? थिंक, अपने आसपास ऑब्जर्व करो कि हाँ यार, जैसे मैं बोलूँ, एक टाइम था जब गवर्नमेंट एविएशन सर्विस में भी था। यस और नो? पहले एयर इंडिया क्या है? गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ही थी। इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड
Now it is owned by the Tatas, but earlier it was owned by the government only. So government was providing na aviation service. It was the producer of aviation service na. So government plays a role in the economy. Yes, अब नहीं है. तो अपने आसपास देखो ना कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में किस एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है. इकोनॉमी की मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं. प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन. Are you getting my point? Production, consumption, distribution. ये चीज मैं आपको बता चुका हूं. अब खुद सोचो कि हाउ गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज. कि प्रोडक्शन में कहां पे इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन में कहां पे इन्वॉल्व है. थिंक ऑफ इट. एंड इफ यू थिंक, I can put the government activities into these three categories. Sir, what are those three categories? What are those three categories? देखो, सबसे पहला allocation function. When I say allocation function, that means producer of goods and services. Allocation function. Second function is redistribution function. Redistribution function. Now this redistribution function aims to achieve or aims to minimize inequality. Aims to minimize inequality. And the third is stabilization function. Stabilization function. Now this stabilization function is economically how to create a stable and a strong economy. सबके भी एग्जाम्पल देता हूं, आपको इजीली याद हो जाएगा. Stable and strong economy. Let me talk about the first allocation function. See, गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है दैट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विस. और ये मैं आपको फिर बता चुका हूं चैप्टर 1 में. आप मुझे खुद बताओ सम एग्जांपल्स व्हिच यू थिंक ओके दीस टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. टेक्निकली आप खुद बताओ मुझे हाउ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. हाउ? फर्स्ट, पब्लिक गुड्स. फर्स्ट इज पब्लिक गुड्स. मैंने आपको बताया नहीं बताया पब्लिक गुड्स. गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ओनली गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस पब्लिक गुड्स. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे. ओ पब्लिक गुड्स हैव अ प्रॉब्लम नोन एज फ्री राइडर प्रॉब्लम. आप लोगों को देखो मैं ये चीजें क्यों नहीं इलाबोरेट कर रहा हूं फिर, क्योंकि अगेन वी हैव डिस्कस्ड इन अवर चैप्टर 1. इसीलिए मैंने बोला था जो चैप्टर 1 है वो इतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर है कि अगर आपने वो समझ लिया, ये जो कंसेप्चुअली मैं चीजें आपको अभी सिर्फ वर्ड्स यूज कर रहा हूं वो आपको उस टाइम पे ही समझनी थी. क्लियर? सो फर्स्ट इज पब्लिक गुड्स. Public goods face a free rider problem. So that's why ये जो goods हैं public goods such as street lighting, ये जो आप पार्क या अपना नेशनल डिफेंस, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सेकेंड, मेरिट गुड्स. मेरिट गुड्स, यस और नो? मेरिट गुड्स. मेरिट गुड्स मैंने आपको क्या बताए थे? हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है? मेरिट गुड्स. डोंट यू थिंक दीज मेरिट गुड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट? जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है क्या नहीं है? जो आपके स्कूल्स है क्या वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट है? ना, गवर्नमेंट स्कूल्स भी. हेल्थ, क्या सिर्फ आप बड़े जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात करें, क्या सिर्फ मेदांता है आपके पास या आर्टेमिस है? ना. कौन कौन से हैं आपके पास? एम्स नहीं है क्या? दैट इज गवर्नमेंट वन. क्लियर? सो आप ये समझो दीज मेरिट गुड्स आर द गुड्स दैट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. नॉट ओनली दैट, फिर आते हैं स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स. स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स. तो अब अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजिक सेक्टर जैसे बैंकिंग,
क्या बैंकिंग में लगता नहीं है आपको कि गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स? रेलवेज, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ऑल दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो आप लोग ये बोलो कि सर हाउ द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। सर गवर्नमेंट का एक रोल मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, इट इज इन्वॉल्व इन अलोकेशन फंक्शन। व्हेन आई से अलोकेशन फंक्शन, दैट इज प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और सर कुछ एग्जांपल्स, ये मैंने एग्जांपल्स दे दिए, क्लियर। सेकेंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। और ये भी फंक्शन अगर आप देखना चाहोगे कि कैसे ये फंक्शन गवर्नमेंट का है, कहां से आया है, it owes its origin to the DPSP's directive principles which is given in our constitution. If you look at the article 38, 39, these principles are clearly socialistic principles which clearly demands for or aims for minimizing inequality, which clearly aims or demands for minimizing inequality. क्लियर? अब आप सर ये तो हो गई सर एक फिलोसॉफिकल बात, लेकिन सर मुझे कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स बताओ ना। जैसे सर आपने यहां बताया प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स, हाउ द गवर्नमेंट इज अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, हाउ? So let me tell you how they are doing it. This is redistribution function, how they are doing it. Just let me give you an idea. See, this is a rich person, this is a poor person, clear? So government क्या करता है? Government charges or levies high taxes on the rich. Government charges high taxes on the rich. And अगर आप rich पे ज़्यादा टैक्स लगाओगे, जब गवर्नमेंट चार्जेस हाई टैक्सेस ऑन द रिच, अब आप सोचो गवर्नमेंट अगर इन पे ज्यादा टैक्स लगाएगी एंड द गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट यूजेस दैट रेवेन्यू टू अंडरटेक वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, टू प्रोवाइड सब्सिडीज, यस और नो, और इस तरीके से द इनइक्वालिटी इज मिनिमाइज्ड. Inequality is minimized. This is, we call it as redistribution of resources from the rich to the poor. You see how the resources are moving from the rich to the poor. You see, this is how. So sir, अगर मैं बोलूं the steps like the government adopting a higher tax regime for the higher income. Yes, it's a part of redistribution objective. High taxes for the higher income people, that is a progressive taxation system that aims for getting more and more revenue from the people who earns more. So the government undertaking various welfare schemes, yes, it's a part of this. You see na, the government undertaking expenditure on whether it be health, giving free food, or the, you can say the milk, the basic needs, all those, it's a part of this fulfillment of basic needs. For that the government undertakes various schemes, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से हो, न्यूट्रिशन से हो, जैसे पोषण अभियान, ये सब की सब आपकी इधर आएंगे. Clear? This is what we call it as redistribution function. And the third function is stabilization. When I say stabilization, I mean it here is creating a stable and strong economy. Stable and strong economy. Sir, what I mean with the stable? जैसे अगर आपकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो सिग्निफिकेंटली गिरते जा रही है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोविड, अगर आप देखोगे मार्च 2020 के बाद ग्रोथ रेट हमारा डाउन हो रहा था, तो सर उसका किसका काम था? उस इकोनॉमी को बचाना, उस इकोनॉमी को पंप करना, बूस्ट करना. इकोनॉमिक ग्रोथ किसका काम था? गवर्नमेंट ने किया ना. Government did that. So this stabilization functions involve the steps to be taken to boost economic growth. Boost economic growth. पहला. This is point number 1.
सेकेंड, सर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो सो टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन, टू मेंटेन इन्फ्लेशन, टू मेंटेन दैट प्राइस स्टेबिलिटी, to control inflation, to maintain inflation, that price stability again, it is a stabilization function, price stability or bringing inflation under control, bringing inflation under, ये सब क्या है, हम लोग एक इकोनॉमी को स्ट्रांग बना रहे, स्टेबल बना रहे हैं. So that's why the steps which are undertaken by the government to boost economic growth, to control the inflation, to maintain price stability, all that come under the stabilization function. तो अब तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, अब मेनली ये क्लियर हो गया होगा that government plays a significant role in an economy. Is there any doubt? Government plays a significant role in an economy. Clear? Whether it be you call it as, और जितने भी activities है, the actions which are undertaken, I can put it in any of these three functions. इतना तरीके से मैंने इसको organize किया है. चाहे वो allocation function की बात करूं, चाहे वो redistribution की बात करूं, चाहे वो stabilization. So once you are clear with this idea, that government participate in an economy. So to participate जब economy में कर रहा है, the government will take some actions to achieve those objectives, and that actions which are undertaken by the government, is known as fiscal policy. Getting my point? Is known as fiscal policy. So sir, what I mean with the fiscal policy? Fiscal policy refers to actions of the government using its tools such as revenue and expenditure. So fiscal policy refers to actions of the government using its tools, that is revenue and expenditure, to achieve various objectives. This is what we call it as fiscal policy. Fiscal policy refers to actions of the government using its tools, that is revenue and expenditure, to achieve the various objectives. और मैंने आपको objectives बता दिए. Clear? These are objectives: allocation, redistribution, stabilization. ठीक है? Coming back. Now the fiscal policy is nothing but simply, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, which of the following action will come under the fiscal policy? आपने पूछा the government announcing a new welfare scheme for the poor. Second, the government rationalization of GST regime. जो अभी GST rationalization हुआ है, government rationalize the income tax regime. Fourth, regulation of bank interest rate. Sir, which of the following come under the fiscal policy? The first three is a part of fiscal policy. क्यों? क्योंकि बाकी ये जो तीनों है, those actions, the first three are actions undertaken by the government that uses its tools known as revenue and expenditure. The fourth one, sir, it's an action which is undertaken by the RBI in our India's. Otherwise, it's an action undertaken by the central bank. Clear? Chalo. Now, once we have understood this part, the fiscal policy can be classified into two types. The fiscal policy can be classified into two types. The fiscal policy can be classified into two types. One, expansionary fiscal policy. Second, contractionary fiscal policy.
कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब मैं अगर बात करूं एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपांशनरी, what do you mean by expansionary? Just understand from the word expansionary. Expansionary means expanding an economy. Expansionary means expanding an economy. When I say expanding, that means how will an economy expand? जब economy में growth होगी, aggregate demand high होगी. So that means an action which is undertaken by the government, an action which is undertaken by the government to boost economic growth. An action which is undertaken by the government to boost economic growth or increasing the aggregate demand, sir, वो सब actions, all those actions will come under the expansionary fiscal policy. All those actions will come under the expansionary fiscal policy. Clear? सर, मैं आपको उससे पहले से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चैप्टर 3 नेशनल इनकम अकाउंटिंग में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी। हाउ डू यू फाइंड एग्रीगेट डिमांड यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड? C+I+G+NX। मैंने आपको उसी टाइम बोला था गाइस कि इसको याद रख लो, इसको गोट लो। मैं इसको पूरी इकोनॉमी में सिर्फ इसी का यूज करने वाला हूं। अगर आपको इकोनॉमी चाहिए, इकोनॉमी की एक फील चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डू नॉट फॉरगेट द थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू इन द क्लास। प्लीज आपको इंश्योर करो कि मेरा एक एक वर्ड, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं वो चीज या तो लिखवाता ही नहीं या खुद ही नहीं लिखता हूं। So each and every word that I say is very very important. It's not about the stories. Stories एक अलग चीज है। अगर मैंने आपको बता रहा हूँ stories तो उसको बस स्टोरी की तरह समझाने के लिए आप यह समझ जाओ। अदरवाइज यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ each and every word is important। और ये तो मैंने आपको डेलिबरेटली कितनी बार एम्फसाइज किया था कि इसको याद रखना। हमने 3 मेथड पढ़े ना ऑफ एस्टिमेटिंग जीडीपी, इनकम मेथड, प्रोडक्ट दैट इज वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने क्या आपको तीनों बोले क्या याद रखने के लिए? नहीं ना, सिर्फ यही बोला ना। इसका रीजन है आप इकोनॉमी यूं समझ जाओगे चीजें क्या होती हैं। लेट मी टॉक अबाउट दिस। See, if I talk about the expansionary fiscal policy, expansionary fiscal policy says that is boosting economic growth, that is increasing the aggregate demand. अब सर वो कैसे होगा कि economic growth boost हो या aggregate demand बढ़े? How will it be? So, इसमें 2 केसेस हैं। मैंने आपको क्या बताया? फिस्कल पॉलिसी के सिर्फ 2 ही टूल्स होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब आप सोचो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, ये देखो ना, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। बिल्कुल सही। सो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। And when the government announces any action, that increases the government expenditure, it is likely to result in higher economic growth, and that policy, that action will be classified as expansionary fiscal policy. Will be classified as expansionary fiscal policy. अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये इलेक्शंस चल रहे हैं, बिहार इलेक्शंस या ये बाकी जगहों इलेक्शंस में, जब देखो गवर्नमेंट अनाउंस करने लग जा रही है फ्रीबीज 2100 रुपए, कोई पार्टी बोल रही है 1100 रुपए हम देंगे विमेन के अकाउंट में, 1100, 2100। तो ये सब क्या है? अब जितना ज्यादा मनी पंप कर रहे हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू इंक्रीज। क्लियर? तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा आप टैक्स रेट्स कम कर दो। क्यों? आप समझो टैक्स रेट्स कम होंगे। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट अगर कम किया, बोला कि 12 लाख तक आपको कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं भरना है, कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है। अब 12 लाख तक अगर कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है, डोंट यू थिंक मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करूंगा, गुड्स एंड सर्विस, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन लीडिंग टू हायर एग्रीगेट डिमांड। अगर कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया कि ओके ये जो कॉर्पोरेट है इनको टैक्स हॉलिडे, कोई टैक्स नहीं भरना, तो डोंट यू थिंक द प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा पैसा होगा, दे विल अंडरटेक हायर इन्वेस्टमेंट दैट विल लीड टू हायर एग्रीगेट डिमांड।
So all those actions of the government which either reduces tax rate or increases government expenditure is a part of expansionary fiscal policy. On the other hand, if I talk about the contractionary fiscal policy, try to understand, that is contracting the economy. Contracting the economy means economy is going down, economic growth is negative. तो सर ये why the government goes for a contractionary policy? Why? Because it tries to control inflation. Inflation कम करने के लिए आपको डिमांड कम करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी. So thereby the contractionary fiscal policy aims to control inflation. Clear? और इसका इफेक्ट ये भी होता है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होती है, तभी कॉन्ट्रैक्शनरी. क्लियर? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसको आप ये भी बोल सकते हो टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. क्लियर? चलो नेक्स्ट. अब सर ये कैसे होगा? इसके लिए या तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा. जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगा तभी एग्रीगेट डिमांड कम होगी. जब किसी चीज की डिमांड कम होगी तभी इन्फ्लेशन कम होगा. सिंपल सा लॉजिक है. यस और नो? दूसरा, या तो गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ा दे. अगर गवर्नमेंट ने हाई इनकम टैक्स लगा दिया मुझे, पहले मानो इनकम टैक्स लग रहा था 15%, अब मुझे लग रहा है 25%, तो मेरी जेब में इनकम ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. और अगर मेरी जेब में इनकम कम होगी तो आई विल बी डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विस और लेस गुड्स एंड सर्विसेज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्रीगेट डिमांड कम, अब जब डिमांड कम करूंगा तो इन्फ्लेशन कम होगा. So this is how the fiscal policy, that means an action of the government, it can be classified under expansionary fiscal policy or contractionary policy based on the objective it seeks to achieve. If the action which is undertaken by the government aims to boost economic growth, that policy will be classified as the expansionary fiscal policy. That action will be classified as expansionary fiscal policy. लेकिन अगर आपका जो एक्शंस है, if it is undertaken by the government to control inflation, that action will be classified under contractionary fiscal policy. Clear? तो ये था बेसिक्स आपका फिस्कल पॉलिसी. Now let us move to the next topic, that is budgeting. Budget is an important tool of the fiscal policy.